ओके, आज हम लोग कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, कुछ जनरल रिजल्ट्स देखेंगे जो कि सारा आपका ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे जितने भी कर्व्स हैं या फिर कॉनिक्स हैं, ये सारी चीज़ के लिए जो है वो सारी चीज़ अप्लाई होता है। जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लिखना है। तो ये अभी के लिए ऐसे समझ सकते हो कि ये सारा चीज़ जो है हर केस के लिए, जैसे सर्कल के लिए, पैराबोला के लिए, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे केस के लिए वो सारा चीज़ डिराइव किया गया है, लिखा गया है। और फिर कुछ कॉमन पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया वो सारे चीज़ में। ठीक है, तो वही जो पैटर्न है तो उसको आसानी से कैसे हम लोग वो सारी चीज़ लिख सकते हैं, तो उसी को हम लोग आज समझेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो मान लो हमारे पास ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहले कुछ नोटेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम लोग किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जीरो को एक साइड रखो, फिर बाकी इधर जितना भी ये जो हमारा 2 डिग्री का एक्सप्रेशन बन रहा है तो इसको हम लोगों ने एक एस से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये तीन यहाँ पर मतलब इक्विवेलेंट, मतलब कि ये लिखो या फिर ये लिखो तो वो सेम ही चीज़ है। तो एस इज इक्विवेलेंट टू ये चीज़, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू 0। तो कर्व का इक्वेशन जो भी दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल मान लो कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो 12 को इस साइड ला सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग एस बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सबसे पहला चीज़ हो गया। इसके बाद क्या है कि मान लो कोई भी एक पॉइंट है जिसमें कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, फॉर अ गिवन पॉइंट पी x1, y1। तो इसके लिए S1 क्या होगा, तो S1 हम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो S है इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करें x1, y1 पर। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो x है यहाँ पर हम लोग x1 डाल दें, मतलब x के जगह पर x1 डाल दें और फिर y के जगह पर y1 डाल दें। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा या जो भी नंबर आएगा उसको जो हम लोग एस ऑफ x1, y1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये एग्जांपल पे आते हैं, तो इसमें हमारा एस ये था। अब मान लो कि कोई भी पॉइंट है P2, 1। ठीक है, तो ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये चीज़ अगर इवेल्युएट करेंगे तो S1 क्या होगा कि x के जगह पर 2 तो 2 स्क्वायर 4, फिर y के जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 6 के x के जगह पर 2 तो -12, फिर यहाँ पर y की जगह पर 1 तो +4 -12। ठीक है, तो इसको इवेलुएट करो, -15, यहाँ से -24, यहाँ से +9, तो -24 +9 -15। ठीक है, तो ये जो ये हमारा S1 हो गया। अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा ये सारा चीज़। ठीक है, कि क्यों हम लोग ये सारा चीज़ कर रहे हैं। इसके बाद और एक चीज़ जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो है ये T। ठीक है, तो T क्या है, अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑब्टेन फ्रॉम S बाय रिप्लेसिंग। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है S, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी तो ये 2 डिग्री का इक्वेशन है ना, मतलब कि x का यहाँ पर क्या है, पावर 2 है, यहाँ पर 1 + 1 2 है ना। तो ये सारे को जो हम लोग लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर मतलब x या फिर y, है ना, x y ये सब टर्म रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे x1 से। ठीक है, जहाँ पर वाई स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर देंगे y1 से। जहाँ पर एक्स वाई है उसको रिप्लेस कर देंगे xy1 प्लस y(x1/2)। ठीक है, फिर जहाँ पर x है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1/2 से। और फिर जो y है उसको रिप्लेस करेंगे y प्लस y1/2, और फिर जो c है उसको c ही रहने देंगे। अभी थोड़ी देर में ये सारा चीज़ सेंस बनेगा आपको। ठीक है, तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे थे, तो इसमें अब t क्या होगा ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x(x1), तो x1 क्या है 2, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, x × 2 मतलब कि 2x। ठीक है, तो 2x आ गया। फिर वाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, y(y1), तो फिर y(1), तो ये y आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि x की जगह पर जो है x प्लस x1/2 या फिर x प्लस 2/2, है ना, तो ये 3 टाइम्स ये आ जाएगा। फिर y की जगह पर y प्लस y1/2 तो y प्लस 1/2। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा 2 टाइम्स y प्लस 1, फिर -12। ठीक है, तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि ये -6x लिखा हुआ है तो हम लोग 2x को जो है x प्लस x1 लिख सकते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर -3 टाइम्स 2x है तो -3 टाइम्स x प्लस x1। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 2y, तो 2y को हम लोग y प्लस y1 लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स y प्लस 1। ठीक है, अब इसी को इवेल्युएट कर दो, यहाँ से -3x आ रहा है तो -3x प्लस 2x, ये -x हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 2y आ रहा है, यहाँ से y तो ये 3y हो गया। फिर यहाँ से -6 आ रहा है, +2 आ रहा है, मतलब -4, फिर -12, तो वो -16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये t हो जाएगा ये कर्व के लिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट।
ठीक है। फिर मान लो और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास ये दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले s क्या लिखेंगे कि एक साइड लेके आ जाओ, दूसरी साइड 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 4x जो है उसको हम लोग s बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखना है s1, तो वो क्या होगा कि x के जगह पर 2 को डाल दो, y के जगह पर 3 को डाल दो। तो यहाँ पर जो है मैंने गड़बड़ किया है ना। तो s1 क्या होगा कि y के जगह पर हम लोग इसको डालेंगे, तो 3 स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, और फिर 9 माइनस 4 टाइम्स 2 8, ठीक है। तो 9 माइनस 8 जो है ये 1 हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर गड़बड़ किया है, तो इस टाइप से जो है गलती मत करना, ठीक है। तो ये हमारा s हो गया। अब इसके बाद t क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर के जगह पर y1, है ना। तो y इंटू 3, तो यहाँ पर सही लिखा है ये 3y, फिर माइनस 2 टाइम्स 2x, तो 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस x1, तो माइनस 2 टाइम्स x प्लस ये 2, ठीक है। तो 3y माइनस 2x माइनस 4, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा t हो जाएगा। तो पहली बार सुन रहे होगे ये सारा चीज़, तो अजीब लग रहा होगा कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में जो है सब कुछ सेंस बनेगा। अब फंडा क्या है हम लोगों का कि मान लो कोई भी कर्व दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर जो है कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है ना, ये कर्व के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है, मान लो पी x1, y1। अब अगर हम लोग को ये जानना है कि यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो वो टेंजेंट का इक्वेशन होगा t इक्वल टू 0। तो अभी जिस तरीके से हम लोगों ने t को डिफाइन किया है ये गिवन कर्व के लिए, तो बस वो t हम लोग इवेलुएट कर देंगे ये पॉइंट p के रिस्पेक्ट में, और फिर उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो जो इक्वेशन आएगा वो जो है टेंजेंट का इक्वेशन आएगा। t हम लोगों ने देखा कि लीनियर एक्सप्रेशन होगा, तो लीनियर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगा या फिर टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। उसी को यहाँ पर लिखा गया फॉर अ पॉइंट p x1, y1 लाइंग ऑन द कर्व, ठीक है। कर्व मतलब कोनिक, हमारा सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट p कैन बी गिवन एज t इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान से देखो कि हमारे पास कर्व है, कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लाई कर रहा है p x1, y1, यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन जो होगा वो ये t इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लो हमारे पास ये है 2 डिग्री का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई भी ये पॉइंट p लाई कर रहा है x1, y1, तो यहाँ पर जो है ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि t इक्वल टू 0, तो इसके रिस्पेक्ट में t क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के जगह पर हम लोग x x1 लिखेंगे, है ना। तो x x1, फिर वाई स्क्वायर के जगह पर y y1, ठीक है। फिर 2x के जगह पर x प्लस x1, तो x प्लस x1 टाइम्स g, फिर 2y के जगह पर y प्लस y1, तो y प्लस y1 टाइम्स f, प्लस फिर c इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्टली जो है हम लोग यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। अगर डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखते तो और कैसे लिख सकते थे कि सेंटर हम लोग को पता है -g, -f, है ना। वहाँ से फिर इसका स्लोप कैलकुलेट करो, फिर ये परपेंडिकुलर होगा, तो फिर ये टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, फिर ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो वैसे भी कर सकते हो, वैसे करके देखना, तो फिर यही आएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में वही है कि करने के मेथड जो है बहुत सारे होंगे, तो उसी में जो है कुछ मेथड से बहुत आसानी से हो जाएगा और कुछ मेथड से बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस करने का मन है तो वैसे करो कि सेंटर यहाँ पर है, इसका स्लोप निकालो, फिर ये परपेंडिकुलर का स्लोप निकालो, फिर इसका इक्वेशन निकालो, तो फिर सेम जो है ये आना चाहिए, ठीक है। अब जनरल मान लो कि हमारे पास ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आगे हम लोग सीखेंगे कि ये पैराबोला होगा, है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ये पॉइंट p x1, y1, यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो क्या होगा कि t इक्वल टू 0, तो y y1, है ना, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4ax है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर की जगह पर y y1, फिर माइनस 2x के जगह पर x प्लस x1, तो 2a यहाँ पर आ जाएगा, तो 2a टाइम्स 2x, तो 2x के जगह पर ये आ गया, तो ये जो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ऐसे ही आगे देखेंगे, इलिप्स है, मान लो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका हम लोग को टेंजेंट चाहिए, मान लो कि p x1, y1, ठीक है, वहाँ पर। तो फिर क्या करेंगे, फिर से वही एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स x1 आ जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई y1 आ जाएगा, ये -1 ऐसे ही रहेगा, तो ये जो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा जो है ये आपका टाइम बचाएगा। फिर नेक्स्ट जो चीज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं हम लोग, तो वो है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है कि मान लो ये हमारा कर्व है कोई भी, ठीक है। तो ये पॉइंट P है बाहर यहाँ पर,
पी x1 कॉमा y1, यहाँ से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मान लो कि एक ये टेंजेंट आ गया, एक ये टेंजेंट आ गया, तो ये दोनों, ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है मान लो यहाँ पर a और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है b, तो यहाँ से जो ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहे हैं तो इसको जो है हम लोग ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये जो ए बी लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका भी इक्वेशन जो होगा वो t इक्वल टू 0 होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये अच्छे से समझो कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि t जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना ये कर्व के मतलब कर्व के लिए, तो कोई पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम लोग ये पॉइंट p के रिस्पेक्ट में t को कैलकुलेट करते हैं तो फिर ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उसका इक्वेशन आ जाएगा। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर ये पॉइंट a के रिस्पेक्ट में हम लोग t को कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन आ जाएगा, है ना। अगर b के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे t को, t इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पर जो ये टेंजेंट है उसका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट p के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो फिर ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका इक्वेशन आ जाएगा हम लोगों के पास। ठीक है, और फिर और रिजल्ट क्या है कि ये अगर ये हमारा एक टेंजेंट हो गया, ये दूसरा टेंजेंट हो गया, तो ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन अगर लिखना है पी ए और पी बी का, तो वो होगा एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझ सकते हो कि ये तो ओरिजिनल कर्व हो गया, ये कर्व में x1 y1 डाल दो तो फिर हमारा एक नंबर टाइप का हो गया, और फिर t जो है लीनियर एक्सप्रेशन हो गया उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी ए पी बी का जॉइंट इक्वेशन अगर लिखना है तो SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड विच इज़ बाइसेक्टेड एट पी, तो ये मान लो कि हमारा जो भी ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, जो भी कोनिक्स है, और इसके अंदर कोई एक पॉइंट पी है जहाँ से कि बहुत सारे कॉर्ड्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। उसमें से एक ये कॉर्ड होगा जो कि यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा होगा, तो ये जो कॉर्ड होगा इसका जो इक्वेशन होगा वो हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू S1, है ना। और ये जो है ये हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट p। ठीक है, सर्कल में हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं उसको, लेकिन आगे जाके जो है ये काम आएगा। तो अभी जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया है वो हम लोगों ने ये 4 रिजल्ट डिस्कस किया है। सबसे पहला क्या था कि अगर कर्व है, कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है पी x1 y1, और फिर वहाँ पर जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन लिखना है, तो वो क्या होगा t इक्वल टू 0, t जो है हम लोग इसके रेस्पेक्ट में इवेलुएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने, और ये जो ये मेंस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये और ये मेंस के हिसाब से उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, आगे जाके काम आएगा। और फिर हमारे पास हम लोगों ने क्या देखा कि ये कर्व है मान लो, ठीक है, और ये पॉइंट पी है x1 y1 बाहर लाई कर रहे हैं, यहाँ से एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया पी ए, दूसरा ये टेंजेंट ड्रॉ किया पी बी, और फिर ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है तो उसका इक्वेशन क्या होगा t इक्वल टू 0, और ये t जो है हम लोग ये पॉइंट p के रिस्पेक्ट में इवेलुएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में ये मत कर देना कि इसके रिस्पेक्ट, तो अगर a के रिस्पेक्ट में इवेलुएट करेंगे तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन मिल जाएगा, b के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन मिल जाएगा। और अगर ये जॉइंट इक्वेशन लिखना है पी ए और पी बी का, तो वो क्या होगा SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, फिर ऐसे ही ये कर्व है, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है अंदर में, तो फिर जो कॉर्ड यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा होगा उसका इक्वेशन क्या होगा t इक्वल टू S1। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हम लोग कर सकते हैं। तो मान लो कि जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड विच इज़ बाइसेक्टेड एट P1, 1। ठीक है, तो हमारे पास ये सर्कल दे दिया गया, मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, और फिर इसके अंदर एक ये पॉइंट है P1, 1। अब अंदर है वो कैसे पता चलेगा कि इसमें डाल दो 1, 1, है ना, s जो एक्सप्रेशन होगा उसमें डाल दो, S1 कैलकुलेट करो, अगर वो लेस देन 0 होगा तो अंदर होगा, ये हम लोगों ने देखा था। तो फिर यहाँ पर क्या होगा 1 + 1 -6 + 4 -12, है ना, तो फिर ये माइनस आपका 12 आएगा यहाँ से, विच इज़ लेस देन 0, मतलब कि पॉइंट अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉर्ड होगा वो बाइसेक्ट जो हो रहा होगा उसका इक्वेशन हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो ये करने का अलग अलग तरीका है। तो एक तरीका जो अभी हम लोगों ने देखा था, तो इसका फॉर्मूला क्या हम लोगों ने बोला कि इसका क्या होगा t इज इक्वल टू S1, है ना, जो यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू S1, तो इसमें t क्या होगा कि ये जो है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। तो ये p पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग को t यहाँ पर इवेलुएट करना है, तो x1 मतलब कि x टाइम्स 1 प्लस फिर y 1, तो y टाइम्स 1, फिर माइनस
3 टाइम्स 2x, तो 2x को हम लोग x प्लस x1 लिख सकते हैं, तो x प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस 2 टाइम्स 2y, तो 2y को हम लोग y प्लस y1 लिख सकते हैं, तो फिर y प्लस 1, ठीक है। फिर -12, तो ये हमारा t हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू S1, तो S1 मतलब वही S के जगह पर जो है हम लोगों ने इसको डाल के S1 कैलकुलेट कर लिया, तो -12, तो दिस इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो लास्ट में ये आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कैलकुलेट करने का कि इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विच इज़ बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट P, ठीक है। तो आगे जो पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला, तो उसमें ये मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सर्कल के लिए एक और आसान मेथड हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग सेंटर से इसके ऊपर इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट P को, तो ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उससे भी हम लोग आसानी से एवेलुएट कर सकते हैं। कैसे कि ये OP का स्लोप तो हम लोग निकाल लेंगे, है ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो फिर -1 बाई OP का स्लोप कर देंगे तो AB का स्लोप निकल जाएगा 2/3, तो AB का स्लोप निकल गया, ये पॉइंट पता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, है ना। तो यहाँ से भी करके देख सकते हो तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो सर्कल के लिए आसानी से ये कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके इतना आसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो आगे के लिए जो है ये फॉर्मूला जो है याद कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं कुछ जनरल रिजल्ट्स या फिर जनरल मेथड हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो कि हमारे पास ये कर्व दिया गया है, ठीक है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी है, और ये जो लाइन है हमारा इसका इक्वेशन दिया है, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये मान लो कि कट कर रहे हैं यहाँ पर दो पॉइंट्स पर ax1 y1 और bx2 y2, और फिर ये जो AB है कॉर्ड, इसका लेंथ निकालने बोला गया है, ठीक है। तो ये AB का लेंथ कैसे निकलेगा, तो वो कैसे निकलेगा कि अगर मान लो कि मेरे को ये A का कोऑर्डिनेट पता रहता है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट पता रहता है x2 y2, तब तो AB निकल जाता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो या तो x1 y1 निकालो, x2 y2 निकालो, फिर इसको कैलकुलेट करो, या फिर हम लोग डायरेक्टली क्या सोच सकते हैं कि y2 माइनस y1 निकल सकता है क्या, x2 माइनस x1 निकल सकता है क्या। तो अगर वो निकलेगा तब फिर हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये जो लाइन का इक्वेशन है हम लोगों के पास, तो उसको, और ये जो कर्व का इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो जो भी कर्व का इक्वेशन है उसमें y के जगह पर जो है हम लोगों ने एम एक्स प्लस सी डाल दिया, ठीक है। तो वहाँ से y एलिमिनेट हो जाएगा, y एलिमिनेट होने के बाद x में जो है क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो x में जो है कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया, मान लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब फंडा क्या है कि इसका जो भी रूट्स होंगे, दो रूट्स, तो वो क्या होगा x1 x2, है ना। तो या तो x1 x2 इस हिसाब से इवेल्युएट करो, या फिर हम लोगों ने क्या बोला कि अगर हम लोग को बस x1 माइनस x2 मिल जाए तो उससे भी काम चल जाएगा, है ना। तो x1 माइनस x2 क्या होता है कि इसके दो रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। तो अगर दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है, तो x1 माइनस x2, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस लेना है, तो फिर वो क्या होगा कि माइनस बी, फिर वो कैंसिल हो जाएगा और फिर ये स्क्वायर रूट डी बाई ए आ जाएगा, है ना। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है काफ़ी बार। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट डी बाई ए, ठीक है। तो x1 माइनस x2 अगर आ गया तो y1 माइनस y2 भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया हुआ है। तो y1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m टाइम्स x1 प्लस सी, ठीक है। y2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m टाइम्स x2 प्लस सी। तो y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, m टाइम्स x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये जो AB है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 माइनस तो y2 माइनस y1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m टाइम्स x2 माइनस x1, है ना। तो फिर वहाँ से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर को बाहर ले लो कॉमन, तो मॉड ऑफ x2 माइनस x1 आ जाएगा और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और ये x2 माइनस x1 क्या है, स्क्वायर रूट डी बाई ए। तो ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। तो फंडा क्या है कि अगर कर्व का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन दिया गया है, तो फिर अगर हम लोग y को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब क्या कि जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसको हम लोगों ने कर्व के इक्वेशन में डाल दिया, तो फिर हम लोग को क्वाड्रेटिक मिल जाएगा x में, वहाँ से डिफरेंस ऑफ रूट्स हम लोग को मिल जाएगा मॉड ऑफ स्क्वायर रूट डी बाई ए। तो फिर वहाँ से हम लोग ए बी लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर ये फॉर्मूला याद करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ स्क्वायर रूट डी बाई ए,
ठीक है। तो मेंस के लिए उतना याद नहीं करोगे तब भी ठीक है, एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो ये सब रिजल्ट अगर याद करोगे तो फिर काफ़ी जल्दी जो है कुछ कैलकुलेशंस हो जाएंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और सेम चीज़ हम लोग क्या कर सकते थे कि x को जो है हम लोग y के फॉर्म में लिख सकते थे, है ना, x को एलिमिनेट कर सकते थे। तो x को एलिमिनेट करोगे तो क्या होगा कि y में जो एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। तो फिर से मॉड ऑफ y1 माइनस वाई टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट डी बाई ए। यहाँ पर d क्या है, जो y में क्वाड्रेटिक आ रहा है उसका जो भी डिस्क्रिमिनेंट है वो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ए बी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ फिर से ये एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग एक्स टू माइनस एक्स वन को जो है 1/m टाइम्स वाई टू माइनस वाई वन लिखेंगे। तो वहाँ से फिर कॉमन ले लो वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, वो बाहर जाएगा तो मॉड ऑफ वाई टू माइनस वाई वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1+1/m स्क्वायर। ठीक है। तो अगर x को एलिमिनेट करते हैं, y में क्वाड्रेटिक आता है, तब फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1+1/m स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ स्क्वायर रूट डी बाई ए। और फिर अगर y को एलिमिनेट करते हैं, x में क्वाड्रेटिक आता है, तब फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और फार्मूला अगर याद नहीं है तब फिर डायरेक्टली ये जो मेथड है उसको समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला, अगर मेंस के लिए इतना ये सब जो सब अभी मैंने बोला वो समझ में नहीं भी आया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन एडवांस के लिए कर रहे हो तब फिर समझ लेने से अच्छा रहेगा। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास ये कर्व दिया गया है, पैराबोला का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। और फिर ये लाइन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो a x1 y1 b x2 y2, ये कॉर्ड लेंथ हम लोग को चाहिए ए बी, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या सोच सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल 4x है ये, तो फिर हम लोग यहाँ पर अगर x को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब x के जगह 2 माइनस वाई डाल देंगे, तो फिर यहाँ पर आसानी से हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगा y में, है ना। तो y में क्वाड्रेटिक आ गया तो फिर y1 माइनस वाई टू आ जाएगा, फिर x1 माइनस x2 हम लोग निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस जो है वहाँ से निकल जाएगा। तो बस x को 2 माइनस वाई यहाँ पर डाल दो तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स 2 माइनस वाई, है ना। तो फिर वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, है ना। x को एलिमिनेट किया तो y के फॉर्म में फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 1+1/m स्क्वायर। तो m मतलब यहाँ से, तो m यहाँ पर स्लोप क्या है, -1, है ना। तो फिर 1+1/-1 का स्क्वायर, तो फिर वो 1 इंटू मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ d मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 + 32/a, ठीक है। तो यहाँ से जो डायरेक्टली ये आ जाता है 4√6। अगर मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं है तब फिर क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से सोच सकते हैं मॉड ऑफ y1 माइनस वाई टू क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ मतलब मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ d बाई ए, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, तो 4√3, ये मॉड ऑफ y1 माइनस वाई टू आ गया। अब मेरे को x1 माइनस x2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं y1 क्या होगा 2 माइनस x1, y2 क्या होगा 2 माइनस x2, तो y1 माइनस वाई टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 ये आ गया, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो फिर 48 + 48 या फिर 2 टाइम्स 48, तो 4√6, ठीक है। तो या तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो फिर एक बार फिर से सुन लो, ठीक है। एंड अगेन कि ये एडवांस के हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मेंस के हिसाब से जो है पूरा अगर समझ में नहीं भी आया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने जनरल रिजल्ट्स देखा था जो कि सारे कोनिक्स के लिए अप्लाई होंगे, तो आगे भी जो है ये सारा चीज़ यूज़ होते रहेगा। हम लोग वापस जो है सर्कल को एक बार फिर से जो है देखते हैं, और अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोग जो है सर्कल के लिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मान लो ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया, ये हमारा सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। और फिर ये जो पॉइंट P है x1 y1, यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो वो क्या होगा t = 0, है ना, ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो बस x1 + y1 प्लस फिर 2x के जगह पर x + x1, फिर 2y की जगह पर y + y1 प्लस फिर c = 0, तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सेम चीज़ मान लो कि हमारा स्टैंडर्ड सर्कल है, मतलब कि सेंटर जो है ओरिजिन पर है और रेडियस आर है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x² + y² = r²। तो इसके ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है Px1 y1, इस यहाँ पर टेंजेंट लिखना है तो क्या होगा, फिर से t = 0, तो x1 + y1 दिस इज इक्वल टू r²। तो ये जो यहाँ पर जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन हो गया,
ठीक है। अब मान लो पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट दिया गया है और फिर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो कैसे होगा? तो पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब क्या कि फिर से सेम ही चीज़ है, बस ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ये हम लोगों ने देखा था है ना कि ये पॉइंट अगर थीटा एंगल बनाता है तो ये अगर आर है तो फिर ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। ठीक है। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो फिर एक्स एक्स वन मतलब आर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई वाई वन तो आर वाई साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर 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 कैंसिल, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर। तो ये जो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। अब और एक चीज़ क्या देखते हैं, फॉर अ स्टैंडर्ड सर्कल इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट विथ स्लोप एम। ठीक है। स्टैंडर्ड सर्कल मतलब यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, की सेंटर जो ऑरिजिन पर है और रेडियस आर है। तो कोई भी लाइन जो है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके ऊपर टेंजेंट कब होगा? ये हम लोगों ने देखा थी कि अगर ऑरिजिन का हम लोग इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तब फिर वो क्या होना चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए, है ना, अगर ये टेंजेंट है तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से ऑरिजिन का? तो इसको कैसे सोच सकते हो कि एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? मॉड ऑफ एक्स के जगह पर जीरो डाल दो, वाई के जगह पर जीरो डाल दो, तो ये जीरो जीरो, तो मॉड ऑफ सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो दिस इज इक्वल टू आर अगर ये टेंजेंट है तो। ठीक है। तो ये मॉड को अगर हटाएंगे तो स्क्वायर करो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स वन प्लस एम स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर रूट लो तो फिर सी क्या आ जाएगा, या तो प्लस आर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर या फिर माइनस आर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो टेंजेंट होगा जिसका कि स्लोप एम है, तो उसमें क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि ये हमारा सर्कल है मान लो। ठीक है। अब ये लाइन है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब क्या है कि ये जो लाइन है इसका स्लोप हम लोगों ने फिक्स कर दिया है और फिर y इंटरसेप्ट जो है वो इसका चेंज हो सकता है ना। तो फिर कौन सा लाइंस होंगे, मतलब कौन सा y इंटरसेप्ट के लिए जो है ये लाइन टेंजेंट होगा, है ना। तो ऐसा टेंजेंट कहाँ पर मिलेगा, एक तो यहाँ पर मिलेगा और एक यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो दो टेंजेंट्स मिलेंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है यहाँ पर दो इक्वेशंस आए हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा फंडा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट विथ स्लोप एम, मतलब कि लाइन को हम लोगों ने फिक्स कर दिया जिसका कि स्लोप जो है वो फिक्स्ड है। और फिर अब स्लोप एम वाला तो बहुत सारे मतलब इन्फाइनेटली मेनी लाइंस हो जाएंगे, बस इसके पैरेलल लेते जाओ तो वो सारे लाइन के स्लोप एम हो जाएंगे। अब कौन सा इसके ऊपर टेंजेंट होगा, तो वैसा बस ये दो आएगा, मतलब एक ये आएगा और फिर एक ये आएगा। ठीक है। और उसका जो वाई इंटरसेप्ट होगा उसका रिलेशन क्या होगा स्लोप के साथ, तो उसका रिलेशन ये होगा, है ना। और ये कैसे किया हम लोगों ने कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, वो दैट शुड बी इक्वल टू आर। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब मान लो सेंटर 0 0 से हम लोगों ने कहीं पर शिफ्ट कर दिया a कॉमा बी पर। ठीक है। तो फिर इक्वेशन क्या होगा कि बस y के जगह पर y मान लो कि सेंटर जो है a कॉमा बी पर शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, y माइनस बी और फिर x जो है x माइनस ए। ठीक है। ये जो शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन हम लोगों ने देखा था वहाँ से ये आता है। ठीक है। तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर सेंटर मतलब ए बी पर भी है तो फिर वाई माइनस बी इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस माइनस आर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है। तो ये सेम चीज़ को डिराइव करने का और एक तरीका क्या था, जैसे हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके किया, तो सेम चीज़ के लिए क्या था और एक तरीका कि हम लोगों ने पैरामेट्रिक पॉइंट के लिए कैसे लिखा था कि एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर है ना। ये हम लोगों ने देखा था कि कोई भी पॉइंट अगर है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो उस वहाँ पर जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर। तो इसको जो हम लोग वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, तो वाई इज इक्वल टू ये बाकी सारी चीज़ को इधर लेके जाओ तो फिर माइनस कॉट थीटा एक्स प्लस आर बाई साइन थीटा होगा। तो ये कॉट थीटा को मान लो कि मैंने एम बोल दिया। ठीक है। तो कॉट थीटा अगर m है तो फिर टेन थीटा वन बाई एम है, तो ये वन हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, तो वन बाई साइन थीटा, तो फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर जो है ऊपर चला जाएगा और एक बार जो है प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ। ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग इस टाइप से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। तो इस सेम रिजल्ट को जो है
डिराइव करने का दो अलग अलग तरीका। और ये वाला जो तरीका है आगे भी पैराबोला हाइपरबोला ये सब में जो है यूज़ करेंगे कि पैरामेट्रिक पॉइंट के लिए जो है टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो, फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले आओ, और फिर ये जो m है तो फिर उसको मतलब यहाँ पर जो भी रहेगा x का कोएफिशिएंट उसको m बोल दो, फिर यहाँ पर जो है उसको इवेलुएट कर दो इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे कॉट थीटा को m बोला तो फिर 1/sin थीटा हम लोगों ने इवेलुएट कर लिया, तो ये जो इक्वेशन आएगा वो हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट और कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। तो एक मान लो कि हमारे पास ये सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, मतलब सेंटर जो है ऑरिजिन पर है, रेडियस आर है। ठीक है, अब बाहर में कोई एक पॉइंट पी है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया। फिर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, इसको मान लो कि ये थीटा 1 है। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है मान लो कि ये थीटा 2 है। ठीक है, तो ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ये कैसे बताओगे, सोचो थोड़ा सा। तो अगर सोचोगे तो क्या बता सकते हो कि थीटा 1 हम लोग को पता है, थीटा 2 हम लोग को पता है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि x1, तो x1 यहाँ पर क्या होगा, r cos थीटा, मतलब ये जो पॉइंट a है जो हम लोगों ने थीटा 1 लिखा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, r cos थीटा 1 और फिर r sin थीटा 1, ये इसका कोऑर्डिनेट है ना। तो x टाइम्स r cos थीटा 1 प्लस y टाइम्स r sin थीटा 1 शुड बी इक्वल टू r स्क्वायर, तो r को कैंसिल कर दो, तो x cos थीटा 1 प्लस y sin थीटा 1 इक्वल टू r, तो ये AP का इक्वेशन आ जाएगा। सिमिलरली BP का इक्वेशन क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x cos थीटा 2 प्लस y sin थीटा 2 इक्वल टू r। तो अब बस ये दोनों को इवेल्युएट, मतलब दोनों को सॉल्व कर दो, मतलब x और y को यहाँ से सॉल्व कर दो। तो जब सॉल्व करोगे तो जो भी x और y का वैल्यू आएगा वो ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। और वो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r टाइम्स cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 कॉमा r साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 बाई cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। ठीक है, याद करने का तरीका कि साइन के साथ जो है थीटा 1 माइनस थीटा 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखो या फिर थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिखो, वो साइन के लिए अलग हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस फिर बाहर आ जाएगा। लेकिन वो होना नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि थीटा 1 इसको बोलो, थीटा 2 इसको बोलो, या फिर रिवर्स में बोलो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कॉस के साथ ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी लिख दो तो कॉस ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू कॉस एक्स, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और फिर ऊपर में आर कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 आएगा, यहाँ पर आर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 आएगा, और फिर नीचे में जो है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट थीटा 1 एंड थीटा 2। तो ये पॉइंट थीटा 1 है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, पॉइंट थीटा 2 है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा। ठीक है, अगेन ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तैयारी कर रहे हो तब फिर ये सब रिजल्ट जो है याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना शायद याद नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। ये सब रिजल्ट याद करने से क्या फ़ायदा होगा कि एडवांस वगैरह में जब क्वेश्चंस आएगा तो फिर इतना ये सारा चीज़ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, है ना। दिमाग में सीधा ये आ जाएगा कि अगर बोला गया कि कोई एक पॉइंट है जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंट मतलब थीटा 1 और थीटा 2 पर जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो दिमाग में सीधा ये कोऑर्डिनेट जो है ये चमक जाएगा। ठीक है, और सेम चीज़ अगर ये नहीं याद है तब फिर ये सारा चीज़ वहाँ पर इवेलुएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सेम चीज़ को सोचने का और एक तरीका है। ठीक है, वो तरीका क्या है कि ये हम लोगों ने पहले देखा था कि ये जो पॉइंट है ए और मतलब थीटा 1 और फिर ये थीटा 2, तो ये ए बी का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं आराम से, है ना, क्योंकि यहाँ इसका कोऑर्डिनेट पता है आर कॉस थीटा 1 आर साइन थीटा 1, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है आर कॉस थीटा 2 आर साइन थीटा 2, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है मतलब इसका इक्वेशन हम लोग आराम से लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, तो वैसे आराम से लिख सकते हो। लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये भी बोला था कि अगर याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग दीज पॉइंट्स थीटा 1 थीटा 2, तो उसका इक्वेशन क्या था, एक्स कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस वाई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। ठीक है, तो ये था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स ए बी। ठीक है,
अब अगर ये चीज़ हम लोग को याद है तो फिर हम लोग और एक चीज़ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मैं एच कॉमा के बोल दूँ तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा इसका इक्वेशन क्या होगा, टी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो इसका ये जो ए बी का है तो ए बी का एक तो इक्वेशन ये आ गया, है ना। और फिर ए बी का इक्वेशन यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इसके रिस्पेक्ट में जो है अगर हम लोग टी इक्वल टू ज़ीरो बोले, है ना, तो टी इक्वल टू ज़ीरो मतलब एक्स वन प्लस वाई वन, है ना। और फिर ये जो कांस्टेंट है इसको ऐसे ही जो है हम लोगों ने यहाँ पर रहने दिया, है ना, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये जो है ये भी ए बी का इक्वेशन है, ठीक है, और ये जो है ये भी ए बी का इक्वेशन है। तो इसमें जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, वाई के कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि एच डिवाइडेड बाई दिस कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, है ना, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो, प्लस फिर दिस के डिवाइडेड बाई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, ठीक है, प्लस नहीं, दिस शुड बी इक्वल टू, ठीक है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू, फिर या तो इसको इस साइड लेके लाओ, है ना, माइनस आर स्क्वायर बाई माइनस ये लिख सकते हैं, या फिर सीधा आर और फिर ये आर कैंसिल हो जाएगा तो आर डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग सेम चीज़ लिख सकते हैं कि एच क्या आ जाएगा, आर टाइम्स कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू बाई कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, यहाँ से ये आ जाएगा, और फिर के जो है यहाँ से ये आ जाएगा आर टाइम्स साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू बाई कॉस ऑफ दिस, ठीक है। तो सेम चीज़ को डिराइव करने का ये दूसरा तरीका, और ये दूसरा तरीका काफ़ी बेटर तरीका है। अगर ये वाली चीज़ आपको याद है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग तो फिर फटाक से जो है ये सब चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अगेन ये सब चीज़ एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द स्ट्रेट लाइन x माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इंटरसेक्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये सर्कल है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू ज़ीरो, और ये जो लाइन है हम लोगों का x माइनस टू वाई प्लस वन, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स पर p एंड q पर, ठीक है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन एट P एंड Q टू द सर्कल दिस। तो ये पॉइंट P पर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, Q पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो फिर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो या तो फिर जो फार्मूला जो किए हैं वैसे करो, या फिर सीधा हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर ये पॉइंट आर एच कॉमा के है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं टी इक्वल टू ज़ीरो आराम से, है ना। तो वो क्या होगा, एक्स वन मतलब एक्स एच, है ना, प्लस फिर वाई वन तो के वाई माइनस 25 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये जो है ये आपका पी क्यू का इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये जो x माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो ये भी पी क्यू का इक्वेशन होना चाहिए। तो दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जो कोएफिशिएंट्स होगा वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो फिर बस यहाँ पर h बाई वन दिस इज इक्वल टू के बाई माइनस टू दिस इज इक्वल टू माइनस 25 बाई वन, ठीक है। तो h यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 25, के आ जाएगा माइनस के आ जाएगा 50। तो ये पॉइंट r का कोऑर्डिनेट हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पता होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो, ये मान लो कि एक L1 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो, ये लाइन L2 को ये भी लाइन L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने बस दोनों साइड कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो वही जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा कि अगर हम लोग रेशियो ले लेंगे a1 बाई a2 दिस शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 दिस शुड बी इक्वल टू c1 बाई c2 दिस शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना। तो इसी को जो है हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, कि इसका इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर पहले से, और फिर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर h कॉमा के है तो उसके रेस्पेक्ट में जो है ये जो भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका हम लोगों ने इक्वेशन लिख लिया। फिर दोनों इक्वेशन सेम ही है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम लोगों ने कोएफिशिएंट को प्रोपोर्शनल करके जो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, ठीक है। तो फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन करने का बहुत सारे तरीका होगा, उसमें से कुछ तरीका जो होगा वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी जल्दी वाला होगा, ठीक है, फटाक से आप कर सकते हो लेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो फिर जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतना आते रहेगा। नेक्स्ट जो फंडा है वो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
ठीक है। तो सर्कल के केस में काफ़ी आसान फंडा है। तो नॉर्मल क्या है कि नॉर्मल जो है हमेशा सेंटर से पास करेगा। ठीक है। इफ़ अ लाइन इज नॉर्मल और ऑर्थोगोनल टू अ सर्कल देन इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट पी है, यहाँ पर मान लो ये हमारा टेंजेंट है, तो नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। और परपेंडिकुलर मतलब ये जो है हमेशा आपका सेंटर से पास करेगा। तो कोई भी पॉइंट पी x1 y1 दिया गया है, ठीक है, और फिर बोला गया है कि वो जो सर्कल है उसका नॉर्मल का इक्वेशन लिखो उस पॉइंट पर। ठीक है। तो हम लोग को दिमाग में सीधा क्या चमकना चाहिए कि नॉर्मल जो है सेंटर से पास करेगा, है ना। तो जैसे ये दिमाग में चमक गया कि नॉर्मल सेंटर से पास करेगा, तो फिर एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, तो 2 पॉइंट हम लोग को मिल गया। तो आराम से इसका इक्वेशन लिख सकते हैं कि y-y1 इज इक्वल टू y2-y1, या फिर y1 माइनस ऑफ माइनस एफ तो y1 प्लस एफ डिवाइडेड बाई x1 माइनस ऑफ माइनस जी तो x1 प्लस जी टाइम्स x माइनस x1। ठीक है। तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मेंस सब में। तो ये दिमाग में सीधा चमक जाना चाहिए कि सर्कल में कोई भी पॉइंट पर नॉर्मल निकालने बोल रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो नॉर्मल जो है सेंटर से पास करेगा। तो फिर बस एक ये पॉइंट मिल गया जो दिया गया है, और फिर ये एक ये मिल गया। ठीक है। तो वहाँ से जो है डायरेक्टली हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। नहीं तो और एक तरीका क्या है कि ये टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं इस पॉइंट पर, है ना। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, मतलब टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, फिर वहाँ से जो है नॉर्मल का स्लोप निकालो। ठीक है। फिर नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, और फिर नॉर्मल पता है कि ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो फिर ये पॉइंट और फिर स्लोप का यूज़ करके जो है तो फिर नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वो एक तरीका है। नहीं तो फिर ये डायरेक्टली जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया वैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और फिर एक चीज़ क्या था कि ये हम लोगों ने देखा था, है ना, कि कोई भी मतलब हमारा एक सर्कल दिया गया है और फिर लाइन दिया गया है, तो फिर और पूछा जाता है कि ये लाइन टेंजेंट है या फिर सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है सर्कल को, या फिर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। तो वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि सीधा जो सर्कल का सेंटर है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है लाइन के साथ निकाल लो। अगर वो ग्रेटर देन आर आ गया तो इसका मतलब क्या कि लाइन जो है बाहर है सर्कल के, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है सर्कल को। और अगर वो इक्वल टू आर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि लाइन जो है टेंजेंट है। और अगर लेस देन आर आ गया मतलब कि सर्कल के अंदर है। और अगर जीरो आ गया तब फिर मतलब डायमीटर है वो। ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये स्टैंडर्ड सर्कल दिया है x² + y² = r², और एक लाइन दिया गया है y=mx+c। तो इसमें पूछा जा रहा है कि टेंजेंट होने के लिए ये c और m के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने पहले भी देख लिया कि बस इसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन 0 0। तो वहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, तो वो क्या आ जाएगा मॉड सी। ये फिर से सेम चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो ये mx - y + c = 0 ऐसे सोच सकते हो। तो ओरिजिन से इसका क्या होगा मॉड ऑफ m × 0 - 0 + c /√of m² + 1। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया दिस इज इक्वल टू r। तो c² = r² टाइम्स 1 + m², या फिर c = ± r √of 1 + m²। ठीक है। इफ़ अ लाइन y=mx + c इज टेंजेंट टू द स्टैंडर्ड सर्कल, तब फिर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। कि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि सर्कल दिया गया है, लाइन दिया गया है, तो वो टेंजेंट है या फिर बाहर लाई कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, रेडियस के साथ कंपेयर करो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो फिर उसके हिसाब से जो है ये हम लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि मान लो हमारे पास ये सर्कल दिया गया है। ठीक है। ये स्टैंड मतलब जनरल सर्कल है हम लोग का x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसका सेंटर क्या है -g - f। रेडियस भी हम लोग को पता है √g² + f² - c। तो रेडियस पता है, सेंटर पता है। और फिर एक लाइन ये दिया गया y = mx + k, और फिर बोला गया कि ये टेंजेंट है। तो फिर ये जो पॉइंट P है इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। तो सोचो कैसे निकालेंगे, कैसे, या फिर अलग अलग जो तरीका है वो क्या क्या हो सकता है निकालने का। ठीक है। और जब भी हम लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, तो खुद से नोट्स बनाया करो, वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाओ, सोचो थोड़ा देर, है ना। फिर मतलब दोनों साइडेड होना चाहिए, ये नहीं कि बस मैं बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ और फिर आप एक कान से सुन के निकालते जा रहे हो। आप भी साथ में करो तभी सीखोगे। ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं सोचो। तो अलग अलग मेथड है करने का।
सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे जल्दी मेथड क्या है कि ये हमारा लाइन है, ठीक है, लाइन का इक्वेशन दिया गया है और ये जो है ये हमारा सेंटर हम लोग को पता है। तो सेंटर से अगर हम लोग इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप देते हैं तो फिर बस हम लोग को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन का मेरा वीडियोस देखा है तो वहाँ पर हम लोगों ने निकाला है काफ़ी आसानी से कि ये मान लो ये हमारा लाइन दिया गया है एल, जिसका इक्वेशन ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और फिर ये पॉइंट पी है मान लो एक्स वन वाई वन, और फिर ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है मान लो क्यू एक्स कोमा वाई, अगर इसका कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं तो फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा कि x माइनस एक्स वन बाई ए दिस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लाइन एल में जो है ये एक्स वन वाई वन डाल दो तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पर, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो है आसानी से ये इक्वालिटी को सॉल्व करो x आ जाएगा, ये इक्वालिटी को सॉल्व करो y आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान मेथड है। तो इसको अगर देखा जाए ये सर्कल के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या है कि ये सेंटर पता है माइनस जी माइनस एफ, और फिर ये लाइन हम लोग को पता है एम एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स वन मतलब कि एक्स प्लस जी बाई ए दिस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन तो वाई प्लस एफ बाई दिस माइनस वन दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये जो लाइन का इक्वेशन है उसमें इसको डाल दो, है ना। तो एम टाइम्स माइनस जी फिर माइनस ऑफ माइनस एफ प्लस के, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो एम स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से बस अब इसको सॉल्व करो एक बार ये और इसको इक्वल करो तो वहाँ से x आ जाएगा, ये खुद से कैलकुलेट करना, ठीक है। और फिर एक बार इसको और इसको लो तो यहाँ से जो है y आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन में तो कुछ कुछ नंबर्स रहेगा तो वो सारा नंबर्स इवैल्यूएट करना पड़ेगा, है ना। तो ये बस मैंने जनरल केस के लिए यहाँ पर दिखा दिया गया। तो ये सबसे अच्छा और सबसे फास्ट मेथड है, ठीक है। अब और क्या क्या मेथड से करने का कि सॉल्व करो लाइन एंड सर्कल के लिए। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जैसे y एम एक्स प्लस के है तो सर्कल का ये जो इक्वेशन है वहाँ पर y के जगह पर एम एक्स प्लस के डाल दो, है ना। तो x में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो x में क्वाड्रेटिक आ गया मतलब कि वहाँ से क्या कि x1 और x2 मतलब इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, है ना। और फिर अगर ये टेंजेंट है तो फिर वो जो है कुछ क्वाड्रेटिक जो है कुछ होल स्क्वायर टाइप हो जाएगा, मतलब कि रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे, है ना। तो वहाँ से x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा फिर वहाँ से y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो वो एक मेथड हो गया करने का, ठीक है। और फिर दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पर जो है नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। फिर जो नॉर्मल का इक्वेशन है और ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो ये आ जाएगा। नॉर्मल का इक्वेशन कैसे आएगा कि ये लाइन का टेंजेंट का हम लोग को स्लोप पता है तो ये परपेंडिकुलर का स्लोप पता चल जाएगा, तो फिर यहाँ से जो ये लाइन पास कर रहा है तो फिर ये पॉइंट से पास कर रहा है, स्लोप पता है तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो नॉर्मल का और टेंजेंट का इक्वेशन को सॉल्व करो तो वहाँ से जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेथड वन हम लोगों ने बोला वो अच्छा है, ठीक है। तो जैसे ये स्टैंडर्ड सर्कल के लिए देखते हैं कि ओरिजिन सेंटर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और ये रेडियस आर है और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये मान लो कि टेंजेंट दिया गया और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो बस एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए दिस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ पर जीरो जीरो डालो तो ये चला जाएगा, तो बस सी बाई एम स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा माइनस एम सी बाई एम स्क्वायर प्लस वन, वाई आ जाएगा सी बाई एम स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो पॉइंट P का जो है यहाँ से आराम से आ जाएगा। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। जो ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मतलब मेंस के लिए आप छोड़ सकते हैं, ये बस ऐसे ही मज़े के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि सेम चीज़ को करने का क्या अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो मेंस के लिए उतना ज़रूरी भी नहीं है, एडवांस के लिए अगर कर रहे हो तो फिर समझने में समझ लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, थोड़ा फील ज़्यादा आ जाएगा मैथमेटिक्स का। तो ये हम लोगों ने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि कोई भी हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और कोई एक पॉइंट दिया गया तो वो पॉइंट अंदर लाई कर रहा है बाहर लाई कर रहा है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, वो कैसे हम लोग निकाल देते हैं कि अगर सर्कल का इक्वेशन s इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर हम लोग S1 इवेलुएट करते थे वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो बाहर में ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू जीरो आ जाएगा और फिर यहाँ पर जो है लेस देन जीरो आ जाएगा, है ना, अगर पॉइंट अंदर है तो सेम चीज़ को प्रूव करने का और एक तरीका है, ठीक है। तो वो तरीका क्या है कि पॉइंट P है h, K, है ना,
तो फिर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि यहाँ से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो फिर 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा, है ना। अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो फिर 1 टेंजेंट ड्रॉ होगा, और अंदर लाई कर रहा है तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ को सोचने का क्या तरीका है, मान लो P का कोऑर्डिनेट h, k है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से जो भी टेंजेंट ड्रॉ हम लोग कर पा रहे हैं, जो भी टेंजेंट है उसका स्लोप मान लो m है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड सर्कल है हम लोगों का, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना। अब ये क्या h, k से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो y की जगह पर k डाल दो, x की जगह पर h डाल दो, ठीक है। फिर k माइनस एम एच का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, m में जो एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं कि अगर बाहर लाई कर रहा है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि m का 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएगा, है ना। एक m1 इसके लिए आ जाएगा, और एक मान लो कि यहाँ से और एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मान लो m2 आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग m1 आ जाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो भी m में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है d, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो उसको इवेलुएट करो यहाँ पर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये खुद से करो। तो इसको अगर इवेलुएट करोगे तो लास्ट में जो है, ये सोल्यूशन देख लेना खुद से, तो लास्ट में ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या है, s1 है ना। यहाँ पर हम लोगों ने एच के डाल दिया, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम लोगों को 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए यहाँ पर m का, स्लोप का m1 m2 चाहिए, तब फिर ये जो s1 है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो जो चीज़ हम लोगों ने बोला था कि पॉइंट बाहर लाई करेगा, तो उसका मतलब क्या है कि s1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सॉर्ट ऑफ इसका प्रूफ टाइप समझ सकते हो, ठीक है। अगर पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तब फिर क्या होगा, एक ही टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो भी इसका स्लोप आएगा, तो जो भी क्वाड्रेटिक आएगा उसमें रिपीटेड रूट्स आना चाहिए, है ना। तो रिपीटेड रूट्स आना चाहिए, उसका मतलब क्या है कि d शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर से ये चीज़ आ जाएगा कि s1 शुड बी इक्वल टू 0। और अगर अंदर लाई कर रहा है तो उस केस में क्या आ जाएगा कि मतलब एक भी इमेजिनरी वैल्यू आना चाहिए, यानी कोई भी रियल वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो उसमें d लेस देन 0, तो s1 लेस देन 0, ठीक है। तो ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का थोड़ा फील आ जाएगा, और मेंस के लिए उतना नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, ये बस रिजल्ट याद रख लोगे तो फिर काफ़ी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन जब एडवांस के लिए करेंगे डिस्कस और डिटेल में, तब समझ सकते हैं कि इसमें अगर एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो एम स्क्वायर वाला टर्म है ये 0 हो जाएगा, है ना। फिर उसमें m का बस एक वैल्यू आएगा, ठीक है। तो दैट केस इज डिफरेंट कंपेयर टू कि m का रिपीटेड रूट्स आए, ठीक है। तो अगर उस केस में बस एक वैल्यू आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि एक का स्लोप जो होगा वो अनडिफाइंड होगा। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मतलब मेंस के हिसाब से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो कि पॉइंट यहाँ पर था, एक जो है कुछ इस टाइप से, मतलब परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। इसका स्लोप जो है मतलब कि ये पूरा एक्स एक्सिस के साथ मान लो 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका स्लोप जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उस केस में जो ये एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो उस केस में बस m का एक सिंगल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसको छोड़ के मतलब उसको बाद में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे जब एडवांस का कोर्स करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। और ये भी अगर मेंस के लिए पूरा प्योरली कर रहे हो तो बस ये रिजल्ट याद रखोगे तो काफ़ी है, ये बस थोड़ा सा फील लेने के लिए, ठीक है। अब इसी में जो अलग अलग टाइप का हम लोगों ने एक डायरेक्टर सर्कल देखा था, तो डायरेक्टर सर्कल में हम लोगों ने क्या बोला था कि जो टेंजेंट्स होंगे, जो पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब जो लोकस बनेगा, ठीक है, तो वो कैसे पॉइंट्स होंगे जिसमें कि ये दोनों जो है परपेंडिकुलर होगा, है ना। परपेंडिकुलर होगा मतलब क्या, दिस m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू -1, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा, मतलब m1 इंटू m2 जो होगा, दैट शुड बी इक्वल टू -1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। तो दैट शुड बी इक्वल टू -1। तो वहाँ से भी जो है डायरेक्टर सर्कल का हम लोग लोकस को जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बस डायरेक्टर सर्कल का लोकस निकालने का एक दूसरा तरीका हो गया कि h कॉमा के कंसिडर किया, है ना। तो स्टैंडर्ड सर्कल है तो इक्वेशन ये होना चाहिए टेंजेंट्स का, जो अभी हम लोगों ने किया है। और फिर सॉल्व करते करते m में क्वाड्रेटिक आ गया, तो m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू -1। तो m1 इंटू m2 मतलब दिस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू -1। तो इसको इस साइड लेके जाओ,
एच के बाद जगह पर एक्स वाई डालो तो लोकस जो है ये आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टर सर्कल के लिए जो हम लोगों ने देखा था पहले। तो ये क्या आ गया कि सेंटर सेम है और रेडियस जो है इसके लिए √2r हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्टर सर्कल डिराइव करने का बस एक दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर अगर लास्ट अभी जो लास्ट 10 मिनट करीब में मैंने जितना भी चीज़ बोला है तो वो अगर समझ में नहीं आया है तो मेंस के हिसाब से जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडवांस्ड के लिए जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब फिर ये सारा चीज़ जो है और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने लाइंस के केस में देखा था कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 है ना, वो फैमिली रिप्रेजेंट करता है कि जो दो लाइंस है L1 L2 उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करने वाले सारा जितना भी फैमिली ऑफ लाइंस है। तो वैसे ही अब हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स में देखेंगे,